चलिए कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? हमें लगता है 9 का देख रहे थे ना। नौ का देख रहे थे और 9 में जो है हम लोग लगता है 50-60 पहुंच गए थे। नौ का फाइनल हो गया था, 9 खत्म हो गया था। तो किस ईयर का देखना था? 6 का। 9 खत्म हो गया था, 9 का देखना खत्म हो गया था। बहुत सही यार। अब फिर हम लोगों के पास इसका मतलब आए कौन वाला? 16 वाला मेरे पास है नहीं। अब रुकिए, अभी उसका व्यवस्था करते हैं, तो कल परसों में कराते हैं। 16 वाला मेरे पास है, कहीं फोटो कापी रखे हैं, देखते हैं कल परसों उसको कराते हैं, कल उसको ढूंढते हैं। अब इसके बाद 9 के बाद 5 में है सीधे 2005। तो आइए 2005 में देखते हैं टीजीटी साइंस का 2005 का सवाल। नमस्ते। 2005 में देखा जाए 2005 में जो है इधर तो सब फिजिक्स का ही है, आप लोग भी देखते चलिएगा जो जो दिखता है। हाँ 2005 में देखिए क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन 13 at a given temperature the root mean square velocity of two different masses of molecules m1 and m2 respectively। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, दो मॉलिक्यूल है, एक का मास m1 है m1 और दूसरे का मास क्या है? पहला उसका मास m1, दूसरे का मास m2। इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना। पहले की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपान दूसरे की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, VRMS होता है √3RT/m, ठीक ना। इधर का नहीं दिख रहा है, नहीं आपको नहीं दिख रहा है तो नेटवर्क में आपकी प्रॉब्लम होगी, हमारी तरफ से एकदम फिट है। तो देखा जाए ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये जवाब हो जाएगा √m2/m1। अब देख लीजिए ये m2/m1 विकल्प बी सही है, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 at room temperature the root mean square velocity T दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायटोमिक मॉलिक्यूल का कितना पाया गया है? VRMS, ये पाया गया है 1930 मीटर पर सेकंड। गैस कौन सा है? डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो, और वो कौन सा है? तो मोलर मास मिल जाए ना, तो हम जानते हैं कि VRMS इक्वल टू होता है √3RT/m3। उसके बाद m की वैल्यू, यहाँ पर सारी वैल्यूज दी हुई है, हमें m प्राप्त कर लेना है। इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें। m हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें ना, और इधर का स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा। तो हम कहें m इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर कर दिया गया तो ये हो जाएगा 3RT/v²। m इक्वल टू हो जाएगा 3RT/v²। के अब इनकी वैल्यूज को रख दिया जाए, ठीक है ना। देखिए हमने इधर का स्क्वायर कर दिया, इधर का जब स्क्वायर कर दिए तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। रूट हट गया और इधर का वर्ग हो गया। अब जो है
आप वैल्यू रख दिए 3 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर, बी दिया है इतना ने, तो 1930 इंटू 1930 साल कर लीजिए, देखिए क्या आता है। और वैसे इन्होंने जो विकल्प में दिया है, कहाँ गया, 14 था ना, 2 आ रहा है, 2 ग्राम यानी कि हाइड्रोजन गैस विकल्प उत्तर है, 2 आएगा। अब आगे देखते हैं अगला। क्वेश्चन 15 इसका नहीं है, क्वेश्चन 16 देखा जाए। क्वेश्चन 16 देखा जाए। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द्रव्य तरंग की तरंग है, हम ये जानते हैं लैम्डा इक्वल टू होता है h/m, यानी इसकी वेवलेंथ जो है ये तो कांस्टेंट है। मास और वेलोसिटी ये दो चीजें हैं, पार्टिकल का मास और पार्टिकल की वेलोसिटी जिस पे डिपेंड करता है। h तो कांस्टेंट है, तो इनका पूछना है कि किस पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। चार्ज यहां कहीं यूज नहीं है, अर्थात चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। विकल्प सी है चार्ज, इस पे डिपेंड नहीं करता, यही सही विकल्प है। ठीक है, अगला देखा जाए। हम्म, 44 से है, बीच में गायब है सब। 44 देखा जाए। एक 1080 ग्राम आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर मिक्स की जाती है, इतना ग्राम वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी वैसे फिजिक्स का सवाल है, थर्मल फिजिक्स का, ठीक है ना। हाँ, इसको भी छोड़ दीजिए और आगे आते हैं। वीन्स लॉ भी छोड़ दीजिए, आगे फिर 46 भी और 47 देखा जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी एक्सप्रेस इज यूजुअल सिंबल आर। इसका यूजुअल सिंबल देखिए, हमने बताया। अब यहाँ पर एक बार, चूंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों स्ट्रीम के लोग हैं, तो हम एक बार बता दें फिजिक्स में हम क्या देखते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में जो आईयूपीएसी सिस्टम है, आईयूपीएसी जो एसआई फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैथमेटिकल फॉर्म दिया है वो डीई या यू भी सिंबल यूज करते हैं, ये Q प्लस W के होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं। फिजिक्स में सारा का सारा डिस्कशन जो है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो जो वर्क डन यहां पर जो है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हम पॉजिटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। लेकिन फिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स में सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं। तो हम वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये नेगेटिव लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में है, सराउंडिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में है, वहां विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाता है कि डेल्टा E इक्वल टू किसके हो जाता है, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W के, ठीक है ना, Q माइनस W के। तो डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W। अब हम सराउंडिंग के सापेक्ष चल रहे हैं, सिस्टम के सापेक्ष नहीं, सराउंडिंग के। या हम कहें Q इक्वल टू हो जाता है DE प्लस W के, इसको इधर कर दिया, तो Q इक्वल टू DE प्लस W के, या DQ इक्वल टू DE प्लस DB के। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है DQ इक्वल टू DE प्लस PDB के, दोनों चीज, ठीक है। तो ये फिजिक्स में,
तो जब आप सिस्टम के सापेक्ष देखेंगे तो ये होता है, सराउंडिंग के सापेक्ष देखेंगे तो ये होगा, दोनों है वही। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं हाँ कंक्लूजन से। इसमें जैसे हमने कहा ना, बाहर से आपके अंदर आ रहा है, तो जितना बाहर से निकला उतने तो आपके अंदर आया, तो बाहर घटा और आपके अंदर बढ़ा। बैंक से आप 1 लाख रुपए निकाल के अपने जेब में रख लिए, तो बैंक में 1 लाख घटा, आप में 1 लाख आपके जेब में बढ़ा। तो बैंक के सापेक्ष वो ट्रांजैक्शन नेगेटिव है और आपके सापेक्ष क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन है तो 1 लाख का ही ना। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 57। चलिए 57 देखते हैं। Which of the following does not have sp2 hybridization? किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये आपको देखना। देखिए C6H6 बेंजीन है, इसमें तो sp2 होता है। एथीन, इसमें भी sp2 होता है एथीन में। उसके बाद BCl3, इसमें भी sp2 होता है। C2H2, इसमें sp होता है। इसी में sp3 नहीं है, यानी यही सही sp2 नहीं, यही सही विकल्प है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 58। The octet rule is not valid for which molecule? किसमें ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है? अब देखा जाए, यानी किसमें अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। देखिए इसमें जो है पहला CO2 है, इसमें अष्टक सभी का पूरा हो रहा है। दूसरा जो है H2O, इसमें भी अष्टक पूरा है। इसमें हाइड्रोजन का अष्टक पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते, इसलिए हाइड्रोजन पर हम लागू नहीं कर सकते। जहां लागू होना चाहिए और नहीं हो रहा है वहां देखते हैं। उसके बाद जो है ऑक्सीजन, इसमें भी सभी के पास 8 होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड देखा जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ जो है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी को हम लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी पे अष्टक नियम लागू नहीं हो रहा है, बाकी तो सभी पे है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का नहीं पूरा हो रहा है, तो अष्टक नियम हम उसी पे लगाएंगे ना जहां होना चाहिए, जो 8 रख सकता है इलेक्ट्रॉन, बाकी पे रखने का सवाल नहीं। आगे देखा जाए। अच्छा, कोई बात नहीं, आंसर हमसे क्या मतलब है, हमारे आप जो आंसर होना चाहिए उसको देखिए, वो क्या दिए, हैं क्या नहीं। 2 बार ये टीजीटी में 2 बार सवाल आया है, दोनों बार अलग अलग उत्तर दिए हैं। एक ही प्रश्न का दोनों बार अलग अलग उत्तर दिए हैं, एक जगह आपको और कहीं मिलेगा अभी आगे। हाँ अब क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या ऐसा ही होता है हमेशा? ऐसा ही हमेशा नहीं होता। ठीक है, दोनों रूपों में होता है, न तो पूर्णतया ये होता है न पूर्णतया ये। तो 50-50 कर दीजिए, तब वो नहीं अष्टक पूरा है। 8 कहाँ है? ये ना संभव होता, सिर्फ यही होता तो हम मान लेते हैं। संभव ही नहीं है कि अगर शुद्ध रूप से वही होता तो कहते अष्टक पूरा नहीं है। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर नहीं कहेंगे। जैसे आप H2O को भी लगता है ना, इसमें नहीं है। अरे इसका तो एक ही कोष होता है, उसकी 2 ही इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है, तो अष्टक उस पर लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। अष्टक उस पर लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है, उस पर लागू होगा नहीं। जिस पे लागू हो रहा हो, जैसे हम कहें ये भैंस जा रही थी सड़क पे और ये ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रही थी।
अरे उसको तो ट्रैफिक रूल का ज्ञान ही नहीं है, उसको ट्रैफिक रूल से कोई मतलब नहीं है, उस पर मुकदमा नहीं लग सकता। लगेगा किस पे? चालान किसका होगा? जो कोई मानवीय प्राणी जा रहा हो, ट्रैफिक रूल फॉलो न कर रहा हो, क्योंकि आपको ट्रैफिक रूल बताया गया, आपको ट्रैफिक रूल पता है। जानवर को क्या पता, उसका थोड़ी चालान होता है ना। तो इसलिए जो है कि ये उल्टे चल रही थी। हाँ, लेकिन वो इसलिए कहलाएंगे, जानवर नहीं कहलाएंगे यार। जानवर तो वो तो जानता ही ट्रैफिक रूल, वो जान के नहीं पालन करते, जानवर से भी जानवर कहलाएंगे। जो जान के गलती करे वो महा जानवर होता है, जो अज्ञान में जो गलती करे वो जानवर। एक्सेस सॉल्बिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, सॉल्बिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर। वाटर क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, यही होगा। अगला क्वेश्चन 60, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल कंटेन, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या क्या बॉन्ड होता है? अब इसमें तो सहसंयोजक और आयनिक दोनों बॉन्ड दे रखे हैं, लेकिन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के अणु में, सल्फ्यूरिक एसिड के अणु में कौन कौन सा बॉन्ड होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड का अणु है, इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है? हमें लगता है कि सारे के सारे कोवैलेंट है, सभी कोवैलेंट बॉन्ड। इन्होंने इसको ऐसे तोड़ दिया है। हाँ? ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड के अणु हैं? ये सल्फ्यूरिक एसिड के अणु हैं, ये हाइड्रोजन आयन है, ये सल्फेट आयन है, न कि सल्फ्यूरिक एसिड के अणु है। ये सोडियम क्लोराइड के अणु नहीं होते, ये आयन होते हैं। सोडियम क्लोराइड का कोई अणु नहीं होता, इसका अणु सूत्र नहीं होता, ये फार्मूला होता है, न कि अणु। तो ये इसको आप लेके काहे कर रहे हैं? क्या ये अणु है? आपने साफ साफ पूछा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु में, आपने अणु का जिक्र किया है। हाँ बोलिए। ये वो गलत, वो बहुत मान्यता प्राप्त नहीं है, वो लेस स्टेबल होता है, वो सब खारिज है। तो इसमें हम कहें कि सहसंयोजक बंध का कौन सा विकल्प है? केवल सहसंयोजक बंध हमारे हिसाब से विकल्प ए है। आगे आते हैं क्वेश्चन 61। हम लोग अष्टक नियम को स्ट्रिक्टली देखते थे और कहते थे कि अष्टक का प्रसार नहीं, तब वो बनाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सल्फर अष्टक का प्रसार कर सकता है, तो अब इसका ये संरचना है, ठीक है। ये वाली तो देखा जाए, मिटा दे। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन 60 हो गया। 61, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? पी ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये एक्सिस है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, इनकी साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग होती है, तब ये पाई बॉन्ड बनती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एसिटिलीन कंटेन्स, एसिटिलीन में कितने बॉन्ड होते हैं? देख लो भैया, ऑप्शन नहीं ढूंढ पाए। सिग्मा कितने हैं? 3। सिग्मा 3 है और पाई 2 है। इसमें जो है पी एक्सिस, पी ऑर्बिटल एक्सिस के लॉन्ग नहीं, पी ऑर्बिटल जो है जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, अरे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाया था, ठीक है ना।
यही तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाता है। और ये ऑर्बिटल क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ना, और ये जब लेटरल ओवरलैपिंग करता है पाई बॉन्ड बनता है। इतना एक दिमाग नहीं लगा पाते यार। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल होते हैं वो लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, और जब ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो फिर पाई बॉन्ड बनते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन 63। कार्बोनियम आयन इज फॉर्म बाय, कार्बोनियम आयन कैसे बनते हैं? होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, बोथ। जब ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड जाएंगे तब कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है ना। इसको विषम विदलन हेटेरोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो विषम विदलन हेटेरोलाइसिस से कार्बोनियम आयन बनते हैं, सब लिखाया है। आइसोमर विद द सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला आर, ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर। क्वेश्चन 64। Molecules having same molecular and structural formula but different nature towards plane polarized light, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग हो, बाकी सब सेम हो, सेम स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट डिफरेंट नेचर, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट नेचर कर देंगे तब तो ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे, अदरवाइज वो स्टीरियो आइसोमर होंगे, भले ऑप्टिकल आइसोमर ना हो, ठीक है ना। तो ये चूंकि ऑप्टिकल आइसोमर की बात नहीं कही है, स्टीरियो आइसोमर, हाँ दोनों आ जाता है, दोनों आता है, इसलिए हमने ऑप्टिकल की बात नहीं लिखी। आगे जो है, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उसका नेचर अलग हो जाएगा तब वो ऑप्टिकल हो जाएगा, और अगर नेचर तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर होगा। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल तीनों आते हैं। 65। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल इन केस ऑफ, किसके केस में पॉसिबल है? एथीन, प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटूइन, और अगला है प्रोपीन। तो ब्यूट, ठीक ना। इसमें कार्बन का डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बनों पे देखिए, दोनों में अलग अलग समूह जुड़े। अगला 66, क्वेश्चन 66। A compound contains two dissimilar asymmetric carbon. The number of optical isomers in it will be, दो जो है dissimilar asymmetric carbon, ये है। टार्टरिक एसिड ले लें, इसको ले लें। इसमें जो दो एसिमेट्रिक कार्बन है, टार्टरिक एसिड का एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमने टार्टरिक एसिड का ले लिया, एक ये है, ये है, तो एक मीजो हो जाएगा, बाकी एक डेक्सट्रो होगा और एक लीवो होगा, टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। मीजो, डेक्सट्रो और लीवो 3 होंगे। अगला देखा जाए 3, और आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। Which of the following is an optically active compound? Optically active and propanol
प्रोपेनल है ना, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, टू क्लोरोब्यूटेन, यही होगा। ठीक है, सी ऑप्टिक के लिए। आगे जो है क्वेश्चन 68, क्वेश्चन 68, डेविएशन फ्रॉम मार्कोनिकॉफ रूल अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक अमलगम, पेरोक्साइड और पेरोक्साइड की प्रेजेंस ना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ रूल का पालन नहीं होता है। अगला देखा जाए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 69, द एल्कीन विच ऑन ओजोनोलाइसिस इज एसीटोन, एसीटोन किस एल्कीन की ओजोनोलाइसिस से एसीटोन मिलेगा? ये दोनों ठीक है ना, तो इस एल्कीन की ओजोनोलाइसिस से एसीटोन मिलेगा। देख लीजिए इसमें उत्तर जो है। अगला जो है क्वेश्चन 70, गैमेक्सेन, गैमेक्सेन जो है ये जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड या हेक्साक्लोरोबेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड PHC, या हम कहें इसको जो है हाँ 666 भी कहते हैं, 6 दोनों होते हैं। आगे जो है बेंजीन वेपर मिक्स्ड विद एयर व्हेन पास ओवर V2O5 कैटलिस्ट एट 775 केल्विन गिव्स ग्लाइऑक्सल ऑक्जेलिक एसिड मैलेइक एनहाइड्राइड, बेटा हाँ मैलेइक एनहाइड्राइड मिलेगा। देख लीजिए रिएक्शन इधर सॉल्यूशन में दिया भी है। क्वेश्चन 71, बेंजीन को अगर जो है ऑक्सीजन के साथ एयर है, एयर ले लें, ऑक्सीजन एयर से इसको मिक्स करें और V2O5 पर पास किया जाए 775 केल्विन पर, तो क्या बनेगा? तो यह ध्यान देंगे ये टूट जाता है, हमें मैलेइक एनहाइड्राइड मिलता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल 2 मिलेगा। आगे देखते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट जो है मैलेइक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। 73, प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन मेथाइल एमीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। देखिए मेथाइल एमीन नाइट्रस एसिड से ट्रीट करें तो क्या बनेगा? हमने बताया था इतना एक साथ निकलता है और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक साथ निकलते हैं, ये बचे हुए आपस में जुड़ जाते हैं, तो हमें मिलता है मेथेनॉल प्लस H2O प्लस N, ये मिलता है। ठीक ना,
नेक्स्ट 74, क्वेश्चन 74 देखा जाए। Isopropyl alcohol is heated at 300 Kelvin with copper catalyst to form isopropyl alcohol. इसको जो है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है और इसको किसके साथ 300 डिग्री सेल्सियस तक कॉपर कैटलिस्ट डिहाइड्रोजिनेशन दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। हाँ को आगे जो है क्वेश्चन नंबर 75, ल्यूकस रिएजेंट हम लोग एल्कोहल का ल्यूकस टेस्ट करते थे ना, प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल का, और इसमें हम लोग जिंक क्लोराइड और HCl लेते थे ना। 74 ल्यूकस रिएजेंट जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl, ठीक है। आगे जो है टर्सरी तुरंत हाइलाइट बनाता था, टर्बिड हो जाता था, प्राइमरी सेकेंडरी 4-5 मिनट के अंदर हो जाता था, टर्सरी गर्म करने पे होता था, ध्यान है ना। आगे देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl, ठीक है ना। एक ही तरह का वुल्फ क्रिस्टलन है, एथेनॉलिक हाइड्रोजन के साथ होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे वो अभी मिला नहीं, यही बार बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें होता क्या है, वुल्फ क्रिस्टलन एथेनॉलिक हाइड्रोजन होता है। एथेनॉलिक हाइड्रोजन के साथ ये होता है, ये भी यही रिजल्ट देता है वुल्फ क्रिस्टलन, लेकिन एक बार अभी मिला नहीं। अब चूंकि दोनों भाई भाई हैं तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा गया तो पूछ दिया जाएगा। दोनों एक ही यूज है दोनों का। नेक्स्ट जो है अगला कैनेजारो रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मिक एसिड कैन रिड्यूस, फॉर्मिक एसिड रिड्यूस कर सकता है टोलेंस रिएजेंट को, मर्क्यूरी क्लोराइड को, पोटेशियम परमैंगनेट सभी को, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड के पास देखिए एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, (77) VC का है। अभी कैनिजारो तो चिल्ला चिल्ला के बताए हैं यार। अच्छा क्लीमेंसन बताए, कैनिजारो नहीं। चलिए ठीक हो, भी देख लीजिए। इसमें देखा जाए ये टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस करता है इसको टॉलेंस रिएजेंट, और उसके बाद जो है मर्क्यूरी क्लोराइड और KMnO4 सभी को, फेलिंग सोल्यूशन नहीं दिया उसको रिड्यूस करता है। आगे देखते हैं, एक छूट गया था क्वेश्चन 77। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, यही तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है। कौन नहीं देगा पूछा है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ये देगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो नहीं देगा, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड देखिए, नहीं, एसेटल्डिहाइड,
इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन ना, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है, एल्डोल नॉट कैनिजारो। ठीक है ना, यही विकल्प बी सही है। आगे नोट बी ही है ना, हाँ एस्टिमेट। आगे आते हैं क्वेश्चन 78 तो हो गया, 79 ठीक है ना। कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो देगा, जिसके पास है वो नहीं देगा। क्वेश्चन 79 ट्राइमेथाइल एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखिए। ये ट्राइमेथाइल एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इस पे कई हाइड्रोजन है यहाँ। ये ट्राइमेथाइल एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। इसके इस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और इस पे हाइड्रोजन कई हुए हैं, गिन के बताइए तो हम बता दें देगा कि नहीं। गिनिए। आगे देखा जाए, नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू। समझ रहे कि नहीं, जिसका क्वेश्चन था भाई। लेकिन नहीं देगा, मैंने लिखाया है इसमें एक मिनट देखिए। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई। बेंजल्डिहाइड नहीं देता, बाकी सभी देते हैं। बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, बाकी सभी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देंगे। कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देगा ये पूछा गया है ना। हाँ, वो उसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा, बाकी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देंगे। आगे ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक में आते हैं? बी ब्लॉक। क्वेश्चन 80, क्वेश्चन 80 when a neutral atom is converted into cation, कोई एटम है इसको कैटायन में बदला जा रहा है। इनका कहना है एटॉमिक नंबर घटता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उसका साइज घटता है, साइज बढ़ता है, साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए, कौन सा ये बताए हैं आप, उसमें कॉपी में देखा करिए, मोबाइल में देखते रहा करिए जब हम बताएं तो। ठीक है ना, सारा नाम लिखा है, तीनों का बताया है। आप कहीं और रहते बाद में आएंगे तो कहीं नहीं बताया गया, उसी मोबाइल में देखते रहा करिए जब हम बताते रहे तो। 81 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ आकर्षित करने की, अट्रैक्ट करने की इसकी टेंडेंसी ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें विकल्प ए सही है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता है। ठीक है, विकल्प ए। आगे 82 मोस्ट एक्टिव मेटल इज। देखिए, वैसे तो एल्कली मेटल सबसे ज्यादा एक्टिव है, और जैसे जैसे हम ग्रुप पे नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो है इनकी एक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो सीथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसकी सक्रियता सबसे ज्यादा होगी। आगे क्वेश्चन 83 फ्रांसियम की
वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और हमें लगता है कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता होगा, लेकिन ठंडी में जम जाता होगा और गर्मी में पिघल जाता होगा। 40-45 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता होगा। फ्रेंसियम यहाँ है नहीं तो कहाँ है फ्रेंसियम की बात आप करते हैं। जितना देखे ये ध्यान देंगे, जैसे 4 विकल्प दिया है ना, तो जो विकल्प है उन्हीं में हमें चर्चा करनी है। जैसे पूछ दिया हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे अधिक घनत्व तो किसका है, लिथियम, सोडियम दे दिया, बेरिलियम दे दिया, मैग्नीशियम, तो आप कहिए मरकरी की सबसे ज्यादा होती है या ना, अब आप ऑस्मियम की सबसे ज्यादा होती है। अब आप इसको ढूंढिए, अरे जितना दिया उसी में आपको विकल्प सही करना है, अलग से नहीं खोज के लाके उसमें लिखना है, ठीक ना। तो सीजियम दिया है तो सीजियम तक ही आपको, हाँ चाहे जो हो, लेकिन सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता किसकी है, सक्रियता किसकी है, जितने विकल्प दिए उसी में से आपको ढूंढना है, बाकी आपको नहीं ध्यान देना है। होमोजेनस सॉल्यूशन इज गिवन बाय व्हिच पेयर, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सभी जो है होमोजेनस सॉल्यूशन देता है। सॉलिड सॉलिड, इसका भी एलॉय होमोजेनस होता है, इसका उदाहरण। उसके बाद जो है सॉलिड लिक्विड, चीनी, नमक पानी में, ये जो है ग्लूकोज इन वाटर कह लें, और लिक्विड इन गैस, ये मॉइस्चर एयर में, ये सभी जो है होमोजेनस है, होमोजेनस। हाँ क्या बनाते हैं? अच्छा, चीनी कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या जो आप पीते हैं? सभी होते हैं। वाटर यानी कि जितने जेम स्टोन है, एलॉयज है, सभी होमोजेनस होते हैं। कॉपर गोल्ड, कॉपर और गोल्ड मिला दिए होमोजेनस होता है, सभी होमोजेनस बनाते हैं। पूछा है किसमें कौन कौन से हो, हाँ तो सॉलिड भी देता है, सॉलिड सॉलिड भी देता है, सॉलिड लिक्विड भी देता है, सॉलिड लिक्विड गैस भी देता है, तीनों देते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न आप लोग खा गए, 5 या 10 प्रश्न खा गए बेवकूफी वाले उसमें। अभी पीजीटी का प्रश्न चलेगा तो एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम कोई प्रश्न ही नहीं, जैसे आपके सारी समस्या आप लोगों की दूर हो जाती है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, फिर वहां कोई डाउट ही नहीं रहता। अगला देखा जाए, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट केमिकल फार्मूला बट हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर नोन एज। डिफरेंट केमिकल फार्मूला और सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखा जाए क्वेश्चन 85 देखा जाए, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कंपाउंड हैविंग डिफरेंट, अच्छा डिफरेंट केमिकल फार्मूला, सॉरी डिफरेंट केमिकल फार्मूला, डिफरेंट केमिकल फार्मूला बट हैविंग सेम, ये सेम है, सेम स्ट्रक्चर, क्या कहलाते हैं? आइसोमर। अब आप कहिए कि सर सेम केमिकल फार्मूला वाला तो अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बनाता है, लेकिन उसकी चर्चा यहां इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने जो पूछा उसी का जवाब दीजिए बस, अगला वाला आपको नहीं सोचना है। आगे देखा जाए क्वेश्चन 86 देखिए, द फोर्स बिटवीन होमोएटॉमिक गैस, द फोर्स बिटवीन होमोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड। होमोएटॉमिक, एक जैसे, यानी कि एक ही तत्व के दो परमाणुओं के बीच का जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? बोलिए भाई। कोवैलेंट बार, ठीक है ना। आगे जो है आयनिक बांध कैटायन आयन होते हैं, अलग अलग में होते हैं।
कि सम फोर्स जो है पोलर मॉलिक्यूल के बीच होता है, लंदन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच को होता है, दो एक जैसे एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड। आगे क्वेश्चन 87, which among the following pair represents metal? कौन सा मेटल है? तो इसमें देखिए मैग्नीशियम और मरकरी, ये क्या है? मेटल है, मेटल। ठीक है, अगला देखा जाए। अगला, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिचर ने दिया था, रिचर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रिचर ने दिया। आगे देखा जाए, CH जो भी है हमारे हिसाब से RITCH, जिसमें RICHT है, जो भी है, रिचर। आगे देखा जाए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 89, which of the following satisfy the Gay-Lussac law constant volume? इसमें सभी गैस होंगे। विकल्प बी देखिए, Gay-Lussac law गैसियस वॉल्यूम, इसमें एक भी नहीं है। Gay-Lussac law गैसियस वॉल्यूम, हाँ, ये गैसियस रिएक्शन पर लागू होता है। गैसियस रिएक्शन, ठीक है ना, यानी इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है। पहले में गैस और ठोस दोनों है, सल्फर ठोस है, बाकी सब दोनों गैस है। दूसरे में सभी लिक्विड है, तीसरे में इधर, अच्छा हाँ, यहाँ एक देखिए, तीसरे को अगर हम थोड़ा सा संशोधन कर लें ना, तीसरे को देखिए, इन्होंने NH3 ठोस दिया है, सॉलिड। अगर इसी सॉलिड को हम गैस कर लें तो यही सही हो जाएगा। इसी को बना लीजिए, इसी को गैस कर दीजिए तो यही सही विकल्प हो जाएगा। बाकी तो वैसे तो यथावत तो एक तो नहीं सही है। आगे क्वेश्चन 90, कंपाउंड आइटम ऑफ डाल्टन थ्योरी फेल ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपोथेसिस। डाल्टन ने जो कंपाउंड एटम की बात कही थी, वो बर्जीलियस ने उसको फेल किया था। बर्जीलियस कंपाउंड आइटम, ये फेल्स ऑन, फेल बेसिस ऑफ बर्जीलियस थ्योरी। ठीक है ना, बर्जीलियस थ्योरी के अनुसार बर्जीलियस ने कहा कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। डाल्टन यहीं पे गड़बड़ा गए। आगे देखा जाए, क्वेश्चन 91, देयर एक्सिस्ट नो नोडल प्लेन एस ऑर्बिटल। जीरो नोडल प्लेन होता है, P में एक होता है, D में दो होते हैं, F में तीन होते हैं। ठीक है ना, तो S में एक भी नोडल प्लेन नहीं होता है। 90 वाला बेटा बर्जीलियस, हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, उन्होंने बताया कि दो परमाणु मिलकर के संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं, वो गड़बड़ है। ठीक है ना, उसके बाद बर्जीलियस फिर से गड़बड़ हुए थे। किसने गड़बड़ किया था? एवोगैड्रो ने। डाल्टन को बर्जीलियस, बर्जीलियस को एवोगैड्रो, डाल्टन को बर्जीलियस ने, बर्जीलियस को एवोगैड्रो ने। ठीक है ना, हाँ, रेडियल
रेडियल नोड को सरफेस नोड भी कहते हैं। रेडियल नोड या नोडल, इसमें जो है एंगुलर नोड होता है। रेडियल नोड जो है, हाँ देखिए जैसे ऐसे ये P में 1 होता है, D में 2 होता है और S में एक भी नोड नहीं होता है। नोडल तल, इन्होंने नोडल तल की बात की, ये तो रेडियल नोड है ना, नोडल तल की बात कही है। जैसे P ऑर्बिटल है ना, एक ये नोडल तल है एक्स वाई में, एक ये नोडल तल है, ठीक है। S में कोई नोडल तल नहीं होता है। S में कोई किसी एक्सिस पे चलिए कोई प्लेन नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन न हो। P में 1 होता है, D में 2 होता है। नोडल तल पूछा है, रेडियल नोड नहीं, ठीक है ना। नोडल प्लेन यानी एंगुलर नोड हम कहते हैं। नोडल प्लेन को एंगुलर नोड भी कहते हैं। ठीक है ना। नोडल प्लेन एंगुलर नोड से देखते हैं और रेडियल नोड ये जो है, हाँ आप इसको स्फेरिकल कह सकते हैं। स्फेरिकल नोड या सरफेस नोड भी इसकी जगह यूज होता है, ठीक है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 92 देखा जाए। इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ मेटल आयन, ये मेटल आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखा है। इनका कहना है अच्छा ये एक मेटल आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p3, ठीक है ना। अब इनका कहना है ये कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ 2 4 6 10 12 18 10 28 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक धनावेश है। तो टोटल यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 28 + 1 यानी कि 29। 29 किसका है, कॉपर का, कॉपर होगा। आगे देखा जाए 93। द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल इज एक्सप्रेस बाय, एनर्जी लेवल हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं सब सेल का, n+l रूल, n+l रूल के अनुसार विभिन्न उपकोषों का एनर्जी लेवल। आप बाहु का प्रिंसिपल हम लोग पढ़े, वहां हम लोगों ने देखा है कि विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनके एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में होता है। और एनर्जी का बढ़ता क्रम हम कैसे निर्धारित करते हैं, n+l रूल के आधार पर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है कहा था 93 94 देखा जाए 94। इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0, पोजीशन में 0 है तो मोमेंटम में क्या हो जाएगा, डेल्टा। अगर x 0 है तो डेल्टा p क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का बोर रेडियस, हाइड्रोजन का रेडियस क्या होता है, n² h² अपान n² h² अपान 2π² z² m 4π² z² me², ये होता है ना। ये होता है ये n² h²। तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का बोर रेडियस n की वैल्यू क्या होती है 1 और ये z की वैल्यू 1 होती है। तो इनको हम हटा दें तो हमारे पास बचेगा h² अपान 4π² me², ठीक है ना। ठीक है, और ये विकल्प सी है, यही बोर रेडियस होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वही बोर रेडियस होता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 कर देंगे तो ये बोर रेडियस होता है। आगे जो है क्वेश्चन 96, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.109 × 10⁻28 ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे 5.4 × 10⁻⁴ ग्राम है।
ठीक है, ये भी मैंने हल करवाया है, कैलकुलेशन करवाया है इसका, यहाँ इलेक्ट्रॉन और ये सब पढ़वाए हैं। अगला देखा जाए, सेट ऑफ कौन सा क्वांटम नंबर का सेट जो है नॉट पॉसिबल है, 97 देखा जाए। इसमें n, l, m और s, पहला दिया n की वैल्यू 1 दिया है, ये 0 दिया है, 0 दिया है प्लस हाफ, ये तो संभव है। दूसरा n की वैल्यू 2 दिया है, ये 1 दिया है, प्लस 1 दिया है और ये माइनस हाफ, ये भी संभव है। तीसरा देखिए, ये 3 है, अगर n 3 है तो l 3 नहीं हो सकता, n 3 कभी नहीं हो सकता। ये कितना होता है, n से 1 कम होता है, यानी यही गलत है, -2 और +1 यही गलत है। तीसरा वाला नहीं हो सकता। हाँ हाँ बोलिए, n की वैल्यू एक्सप्लेन क्या करना है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, अगर n की वैल्यू जो है l इक्वल तो आता है n-1, ठीक है ना। अब अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 - 1 यानी 2 होना चाहिए, और यहाँ दिया क्या है, 3 दिया है, यानी ऐसा संभव नहीं है। l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n-1 से। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2, और यहाँ क्या दे रखा है, 3। n की वैल्यू 3 है और l की भी वैल्यू 3 है, ऐसा संभव नहीं है, यानी यही गलत है, ठीक ना। अगला जो है क्वेश्चन, अब इसी पे आज रोकते हैं 97 पे। 98 न्यूमेरिकल है, उसको भी, न्यूमेरिकल क्या है, बेसिक कंसेप्ट का है, लेकिन अब 98 पे रोकते हैं। अब यहाँ जो है इसको कल खत्म कराते हैं। हमें लगता है पूरा केमिस्ट्री का है, फिर इसके सवाल ही इसमें नहीं है, सब केमिस्ट्री का है, आगे पूरा केमिस्ट्री है। हाँ चलिए ठीक है, अब कल बताते हैं इसके बाद, ठीक है ना। नमस्ते भैया।